नमस्ते। आज हम एक ऐसी खबर पे बात कर रहे हैं जिसने शेयर बाजार में काफ़ी हलचल मचाई है, खासकर उन निवेशकों के बीच जो टाटा मोटर्स को फॉलो करते हैं। हम्म। मंगलवार सुबह क्या हुआ कि टाटा मोटर्स का शेयर लगभग 40% नीचे खुला। ये तो बहुत बहुत बड़ी गिरावट है और इसने कई लोगों को एकदम चौंका दिया। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या कंपनी में अचानक कोई बड़ी गड़बड़ हो गई? हाँ, ये सवाल तो लाजमी है। हमारे पास टाटा मोटर्स स्टॉक एडजस्टमेंट आफ्टर डिमर्जर इस नाम के एक लेख से कुछ अहम जानकारी है। आज हम इसी के आधार पर इस पूरे सिचुएशन को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये जानना है कि इस भारी गिरावट का असली कारण क्या है। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल चीज है या निवेशकों को फिक्र करनी चाहिए? और हाँ, लंबे समय में इसका क्या मतलब हो सकता है? चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई स्टॉक एक दिन में 40% गिरता है, तो पहली प्रतिक्रिया तो चिंता की ही होती है। ये स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि हम इस चर्चा में देखेंगे, टाटा मोटर्स के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। ये गिरावट किसी बुरी खबर का नतीजा नहीं, बल्कि कंपनी की एक सोची समझी, पहले से बताई गई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक टेक्निकल नतीजा है। अच्छा, तो पहले उन आंकड़ों पर वापस आते हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया। सोमवार को शेयर 660 रुपए 90 पैसे के आसपास बंद हुआ था और मंगलवार सुबह ये सीधा 399 रुपए पर खुला। ये तो करीब 40% की गिरावट है। हाँ, बहुत बड़ी गिरावट है। और इससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक झटके में काफी कम होकर लगभग 1.45 लाख करोड़ रह गया। सोचिए, किसी ने सुबह अपना पोर्टफोलियो देखा और पाया कि उनके टाटा मोटर्स शेयर की कीमत 40% कम हो गई है। यकीनन डराने वाला नजारा होगा। हाँ हाँ, आंकड़े अपने आप में काफी ड्रामेटिक हैं। किसी भी लिहाज से 40% की एक दिन की गिरावट बहुत बड़ी मानी जाती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है तकनीकी समायोजन या टेक्निकल एडजस्टमेंट। कंपनी और एनालिस्ट सब यही कह रहे हैं कि ये गिरावट शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट की असली वैल्यू में कमी को नहीं दिखाती, बल्कि ये उस प्रोसेस का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी ने अपने बिजनेस को अलग किया है। सच कहूं तो जो लोग इस डीमर्जर प्रक्रिया पर करीब से नजर रख रहे थे, उनके लिए ये एडजस्टमेंट कोई सरप्राइज नहीं था। तकनीकी समायोजन, ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्या आप इसे और आसान शब्दों में समझा सकते हैं? मतलब ये है कि ये बाजार की उठापटक या किसी नेगेटिव खबर की वजह से बिकवाली नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाजार का कोई सामान्य रिएक्शन या किसी बुरी खबर का असर नहीं है। ये गिरावट पूरी तरह से टाटा मोटर्स के डीमर्जर यानी कि विभाजन के कारण हुई है। कंपनी ने फॉर्मली अपने कमर्शियल व्हीकल ट्रक और बस बनाने वाले बिजनेस को अपने पैसेंजर व्हीकल यानी कार, एसयूवी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवी और जैगुआर लैंड रोवर वाले बिजनेस से अलग कर दिया है। तो शेयर की कीमत में जो ये 40% की कमी दिख रही है, वो असल में इसी बंटवारे को दर्शा रही है, बस। अच्छा, तो कंपनी ने अपने एक बड़े हिस्से को अलग कर दिया। ये हुआ कैसे? शेयर होल्डर्स के नजरिए से क्या बदला? उनके शेयर कम हो गए क्या? नहीं, शेयर कम नहीं हुए, बल्कि उनका जो मालिकाना हक है वो अब दो हिस्सों में बंट गया है। प्रोसेस इस तरह काम करता है। कंपनी ने एक रिकॉर्ड डेट तय की थी, 14 अक्टूबर 2025। तो दिन भी शेयर होल्डर्स के पास इस तारीख को टाटा मोटर्स के शेयर थे, उन्हें हर एक शेयर के बदले जो उनके पास पहले से था, नई बनी कमर्शियल व्हीकल कंपनी का एक शेयर दिया गया है। ओह, ठीक है। तो अगर किसी निवेशक के पास रिकॉर्ड डेट पर टाटा मोटर्स के मान लीजिए 100 शेयर थे, तो अब उनके पास क्या होगा? उस निवेशक के पास अब दो अलग अलग कंपनियों के शेयर होंगे। पहला, 100 शेयर उस कंपनी के जो पहले टाटा मोटर्स लिमिटेड थी, लेकिन अब उसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड TMPVL हो गया है। अच्छा, TMPVL। हाँ, ये कंपनी अब पैसेंजर गाड़ियों, ईवी और JLR कारोबार पर फोकस करेगी। और यही शेयर अभी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है, वो 399 वाले दाम पर। और दूसरा 100 शेयर मिलेंगे नई कंपनी के, जिसका नाम है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, TMLCV। TMLCV, ठीक है। इस कंपनी में पूरा कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस चला गया है। ये शेयर अभी निवेशक के डीमैट खाते में दिखने चाहिए या जल्दी दिखेंगे, लेकिन अभी ट्रेड नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तो पहले जो एक शेयर 660 रुपए का था, वो पूरी कंपनी का था, PV, EV, JLR, CV सब मिलाकर। बिल्कुल। और अब डीमर्जर के बाद जो शेयर 399 रुपीस पर ट्रेड हो रहा है, वो सिर्फ PV, EV और JLR बिजनेस की वैल्यू दिखा रहा है। सही। और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की वैल्यू, जो हिसाब से करीब 261 रुपीस प्रति शेयर हुई, वो अब TMLCV के शेयरों में है,
जो अभी लिस्ट नहीं हुए हैं। एकदम सही समझा आपने। तो शेयर होल्डर की कुल दौलत घटी नहीं है, वो बस दो अलग अलग एसेट्स में, मतलब संपत्तियों में बढ़ गई है। ये बढ़िया समझाया आपने। मतलब निवेशक का पैसा कहीं गया नहीं, बस दो अलग टोकरियों में रख दिया गया है, और उनमें से एक टोकरी यानी TMLCV वाली अभी बाजार में ट्रेडिंग के लिए खुली नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब इन दो नई कंपनियों के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी। TMPVL जो अभी लिस्टेड है, उसमें कौन कौन से बिजनेस आ गए? TMPVL यानी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अब पूरी तरह से पैसेंजर गाड़ियों पर फोकस करेगी। इसमें भारत में बिकने वाली टाटा की पॉपुलर कार्स और SUVs जैसे नेक्सन, पंच, हैरियर, सफारी, ये सब शामिल है। साथ ही उनका तेजी से बढ़ता हुआ और बहुत जरूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल EV डिवीजन भी इसी में है। हाँ, EV तो बहुत बड़ा फोकस एरिया है आजकल। बिल्कुल। और साथ में ग्लोबल लग्जरी ब्रांड जगुआर लैंड रोवर JLR, वो भी TMPVL का ही हिस्सा है। तो ये कंपनी अब भारत और बाहर के बाजारों में पैसेंजर कार सेगमेंट में अपनी पोजीशन और मजबूत करने पर काम करेगी। और वो दूसरी कंपनी TMLCV जिसमें कमर्शियल व्हीकल बिजनेस गया है, उसका क्या स्कोप है और आगे के क्या प्लान्स हैं? TMLCV यानी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के कारोबार के लिए डेडिकेटेड होगी। इसमें टाटा के ट्रक, छोटे पिकअप से लेकर बड़े भारी मल्टी एक्सल ट्रक तक, बसें और दूसरे कमर्शियल वाहन सब शामिल हैं। टाटा मोटर्स भारत के कमर्शियल व्हीकल मार्केट में एक, आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक लीडर रहा है। तो ये नई एंटिटी इसी लेगेसी को आगे बढ़ाएगी। एक मजेदार बात जो सोर्स में बताई गई है वो ये कि सारी जरूरी रेगुलेटरी मंजूरियां मिलने के बाद TMLCV का नाम शायद वापस टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया जाएगा। अरे, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन शायद इसका मकसद यह है कि टाटा मोटर्स ब्रांड का नाम कमर्शियल गाड़ियों के साथ मजबूती से जुड़ा रहे, क्योंकि वो उसकी पहचान है। अच्छा। इस बंटवारे के पीछे जो मेन आइडिया है, जैसे कि अक्सर ऐसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में होता है, वो है दोनों बिजनेस को ज्यादा फोकस्ड बनाना। देखिए, पैसेंजर गाड़ियां, खासकर EV, और कमर्शियल गाड़ियां दोनों की अपनी अलग चुनौतियां हैं, अलग मौके हैं, कैपिटल की ज़रूरतें अलग हैं, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी अलग होती हैं। हाँ, ये तो है। तो अलग होने से दोनों कंपनियां अपनी प्राथमिकताओं पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकती हैं, इंडिपेंडेंटली पैसा जुटा सकती हैं और अपने अपने फील्ड में ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। पहले एक ही मैनेजमेंट को ये दो बिल्कुल अलग तरह के बिजनेस एक साथ संभालने पड़ते थे, जो शायद बेस्ट तरीका नहीं था। हाँ, ये लॉजिक समझ आता है। फोकस बढ़ने से अक्सर परफॉर्मेंस सुधरती है। लेकिन अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं जो निवेशकों के मन में जरूर होंगी। सबसे बड़ा सवाल उन्हें ये कि TMLCV के नए शेयर कब मिलेंगे और वो इन्हें कब बेच या खरीद पाएंगे। क्या वो उनके डीमैट अकाउंट में दिखने लगे हैं? हाँ, अलॉटमेंट के बाद ये शेयर डीमैट अकाउंट में दिखने शुरू हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग फौरन शुरू नहीं होगी। TMLCV एक नई एंटिटी है, उसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा। ओ, लिस्टिंग प्रोसेस। जी, इसके लिए सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सोर्स के मुताबिक इस प्रोसेस में आमतौर पर 45 से 60 दिन लग सकते हैं। 45 से 60 दिन, ठीक है। तो निवेशकों को अपने TMLCV शेयरों का बाजार भाव देखने और उन्हें खरीदने या बेचने के लिए लिस्टिंग की तारीख का इंतजार करना होगा। तब तक ये शेयर उनके अकाउंट पे रहेंगे, लेकिन शायद लॉक्ड इन या नॉन ट्रेडेबल दिख सकते हैं। समझ गए। करीब 1.5-2 महीने का इंतजार। ठीक है। और उन निवेशकों का क्या जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं? टाटा मोटर्स तो FNO सेगमेंट में काफी एक्टिव स्टॉक रहा है, उनके लिए क्या बदला है? हाँ, उनके लिए भी ये एक जरूरी बदलाव है। पुराने इंटीग्रेटेड टाटा मोटर्स जिसमें CV और PV दोनों थे, उसके सारे मौजूदा FNO कॉन्ट्रैक्ट्स सोमवार 14 अक्टूबर को ही, मतलब रिकॉर्ड डेट से ठीक पहले वाले ट्रेडिंग दिन, एक्सपायर कर दिए गए हैं। मंगलवार 15 अक्टूबर से स्टॉक एक्सचेंज पर सिर्फ TMPVL यानी पैसेंजर व्हीकल वाली कंपनी के लिए ही नए FNO कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कराए गए हैं। अच्छा, सिर्फ TMPVL के? हाँ, TMLCV के लिए फिलहाल कोई FNO ट्रेडिंग उपलब्ध नहीं है। ये तभी शुरू हो पाएगी जब TMLCV स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगी और एक्सचेंज ये तय करेगा कि इसे डेरिवेटिव सेगमेंट में शामिल करना है या नहीं। इसमें लिस्टिंग के बाद भी कुछ और समय लग सकता है। तो ये FNO ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि अब वो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस वाली एंटिटी पर ही बेट लगा सकते हैं, कम से कम अभी के लिए। ठीक है, हमने प्रोसेस समझ लिया, नई कंपनियों को जान लिया और प्रैक्टिकल बातों पर भी गौर कर लिया। अब अगर हम सब कुछ समेटें तो निवेशकों के लिए मेन मैसेज क्या होना चाहिए? क्या उन्हें वाकई इस 40% गिरावट को देखकर घबराना चाहिए या इसे नॉर्मल मानना चाहिए?
मेन मैसेज बिल्कुल क्लियर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझना सबसे जरूरी है कि ये वैल्यू का असली नुकसान नहीं है, बल्कि वैल्यू का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट पर टाटा मोटर्स के शेयर थे, उनका कुल इन्वेस्टमेंट अब 2 अलग-अलग कंपनियों TMPVL और TMLCV में बढ़ गया है। अभी स्टॉक एक्सचेंज पर सिर्फ TMPVL की एडजस्टेड वैल्यू दिख रही है, जिसमें से CV बिजनेस की वैल्यू हटा दी गई है। हाँ, जब TMLCV लगभग 45-60 दिनों में लिस्ट हो जाएगी, तब निवेशक अपनी दोनों होल्डिंग्स TMPVL शेयर और TMLCV शेयर का कंबाइंड मार्केट वैल्यू देख पाएंगे। थियोरेटिकली और बाजार की सामान्य गतिविधियों को अगर छोड़ दें, तो ये कंबाइंड वैल्यू रिकॉर्ड डेट से पहले के उनके कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के आसपास होनी चाहिए। बल्कि कई एनालिस्ट का तो ये भी मानना है कि डीमर्जर से लंबी अवधि में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। वैल्यू अनलॉकिंग मतलब कि शायद दोनों अलग-अलग कंपनियों का कुल मूल्य भविष्य में उस एक इंटीग्रेटेड कंपनी से ज्यादा हो जाए जिससे वो बनी है, क्योंकि अब दोनों कंपनियां ज्यादा फोकस्ड होकर बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो गिरावट देख के डरने के बजाय इसे एक कॉर्पोरेट प्रोसेस के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर हम पूरी बात को एक लाइन में कहें, टाटा मोटर्स ने अपने 2 मेन बिजनेस को अलग-अलग कंपनियों में बांट दिया है, शेयर होल्डर्स को दोनों में हिस्सेदारी मिली है, और मौजूदा शेयर की कीमत में जो गिरावट दिख रही है, वो सिर्फ इस बंटवारे का एक टेक्निकल नतीजा है, न कि कंपनी की वैल्यू में कोई असली कमी। एकदम परफेक्ट समरी। निवेशकों का पैसा कम नहीं हुआ, बस 2 जगह बट गया है, और दूसरी जगह की वैल्यू जल्द ही बाजार में दिखने लगेगी। अब 2 ज्यादा फोकस्ड कंपनियां हैं और निवेशकों को शायद दोनों की फ्यूचर परफॉर्मेंस पर नजर रखनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये पूरी घटना हमें एक जरूरी सबक सिखाती है शेयर बाजार में। सिर्फ हेडलाइन नंबर जैसे कि ये 40% गिरावट देखकर फौरन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। हमेशा उस नंबर के पीछे की कहानी, उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका कारण समझना जरूरी होता है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट इज किंग, बिल्कुल। डीमर्जर, मर्जर, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक, ये सब कॉर्पोरेट एक्शंस अक्सर शेयर की कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव लाते हैं, लेकिन उनका कंपनी के फंडामेंटल वैल्यू पर असर उतना सीधा नहीं होता जितना कीमत देखकर लगता है। हाँ, ये बात तो है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या इस तरह के कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे कि टाटा मोटर्स का ये डीमर्जर, क्या ये वाकई लंबी अवधि में शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा वैल्यू बना पाते हैं? क्या ये तर्क की फोकस से बेहतर परफॉर्मेंस आती है हमेशा सच साबित होता है? क्या 2 अलग-अलग फोकस्ड कंपनियों का कुल मूल्य भविष्य में उस एक इंटीग्रेटेड कंपनी से ज्यादा हो सकता है जिससे वो निकली हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर निवेशक और बाजार के एक्सपर्ट्स आने वाले समय में जरूर सोचेंगे, खासकर जब TMLCV भी लिस्ट हो जाएगी और दोनों का परफॉर्मेंस सामने आएगा। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी।